ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इट बिगिंस एट डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड एंड्स एट डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक लास्ट करता है ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इट इज़ डन बाय डंकन एंड शुल्ट्स मेथड, सिर्फ नाम याद रखना है। डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा इट इज़ डन बाय डंकन एंड शुल्ट्स मेथड। साइंस ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन क्या होगा? एक तो गश ऑफ द ब्लड आएगा इन पर वजानाली, गश ऑफ द ब्लड हम फील कर पाएंगे पर वजानाली। सुप्रा प्यूबिक बल्ज फेल्ट होगा। लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, ओके, अपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, इसका मतलब ये यूट्रस है, ये और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। सॉरी, यूट्रस नहीं, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड या कॉर्ड है। अगर यूट्रस अपनी जगह से सेपरेट हो गया तो फिर ये कॉर्ड अपने आप नीचे आ जाएगी, तो हमें लगा कि लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड हुई है, लेकिन इट इज़ अपेरेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एंड इट इज़ परमानेंट। तो ये हो गया। फिर हाइट ऑफ द यूट्रस वो स्लाइटली इंक्रीज होगी और प्लेसेंटा कैन बी फेल्ट एट वजाना। तो बेस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन वही है, प्लेसेंटा कैन बी फेल्ट एट वजाना। अब ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो पैसिव मैनेजमेंट जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे तो तब थर्ड स्टेज का ड्यूरेशन होगा 10 to 50 मिनट्स, लेकिन जब हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे उसमें ड्यूरेशन होगा 5 to 10 मिनट्स। तो ये टाइम हम कम करने से हम एक तो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग टाइम वो कम कर रहे हैं एंड चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज उसे भी कम कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर ये थर्ड स्टेज लास्ट किया फॉर मोर देन 30 मिनट्स देन वो हो सकता है ड्यू टू रिटेन्ड प्लेसेंटा। कि रिटेन्ड प्लेसेंटा ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज लेबर, रिटेन्ड प्लेसेंटा। अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वो देखते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें 4 कंपोनेंट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है इंजेक्टिंग यूट्रोटोनिक एजेंट टू द मदर आफ्टर डिलीवरी। कि इंजेक्टिंग यूट्रोटोनिक एजेंट टू द मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी विद इन 1 मिनट, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी यूट्रोटोनिक एजेंट लाइक ऑक्सीटोसिन। फिर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग वो दूसरा कंपोनेंट। फिर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, ये तीसरा पॉइंट, और इसकी मेथड है मॉडिफाइड ब्रेंड एंड्रयूज टेक्निक। फिर लास्ट पॉइंट फोर्थ इज इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। तो पहला यूट्रोटोनिक एजेंट इंजेक्शन, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, उसके बाद है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, एंड लास्ट में यूट्राइन टोन असेसमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट है ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अर्लियर यूट्राइन मसाज भी था, लेकिन अभी वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। यूट्राइन मसाज कर सकता है लेकिन इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। अब पहला था इंजेक्शन ऑफ यूट्रोटोनिक एजेंट इन द मदर आफ्टर डिलीवरी। तो रेकमेंडेड यूट्रोटोनिक वो है, मोस्ट यूज्ड वो है ऑक्सीटोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस वो ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV या IM। IV बोलस कभी नहीं देंगे बिकॉज इट कैन लीड टू हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। तो ये भी याद रखना है, इट कैन लीड टू हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट अगर IV बोलस दिया तो, इसलिए IV बोलस इज अवॉइडेड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी कैल्शियम इन्फ्लक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इज़ कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड रिलीज ऑफ PGF2 अल्फा फ्रॉम द डेसिडुआ। ये फिर यूट्राइन स्मूथ मसल उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देयर फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑन एंड ऑफ कैरेक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से, एंड पोलरिटी ऑफ द यूट्रस ऑल्सो मेंटेन। तो इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन एक्टिव मैनेजमेंट। सो ऑक्सीटोसिन वो उसका यूज़ कौन सा है? तो एक तो इंडक्शन ऑफ लेबर में भी यूज़ होता है, ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर मतलब इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्शन। कि इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इतनी सारी जगह पे यूज़ हो सकता है ऑक्सीटोसिन। इंडक्शन, ऑगमेंटेशन, एक्टिव मैनेजमेंट एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो वो एक तो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, माल प्रेजेंटेशन लाइक ट्रांसवर्स लाई, ब्रो प्रेजेंटेशन, कि जिसमें वजाना डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक तो वही हो गए वो सारे। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, रीनल डिसीज, इट कैन कॉज फ्लूइड रिटेंशन, देन हाइपोवोलेमिक स्टेट। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, माल प्रेजेंटेशन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, रीनल डिसीज एंड हाइपोवोलेमिक स्टेट। ये था पूरा ऑक्सीटोसिन के बारे में। इन डोज याद रखना 10 इंटरनेशनल यूनिट। IV बोलस नहीं देंगे, इट कैन लीड टू हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है और कहाँ पे यूज़ होता है वो याद रखना है, और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब सब्सटीट्यूट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन तो वो क्या है? तो एक है मिथाइल अर्गोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन, कार्बोमेट्रिन एंड मिसोप्रोस्टोल। ये सारे अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। अब जो कार्बोप्रोस्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, प्रिवेंशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये सारे
प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कार्बोप्रोस्ट यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ याद रखना। अब मिथाइल अर्गोमेट्रिन देखते हैं, उसका डोज 0.2 mg IM, नेवर गिव IV, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन। कि मिथाइल अर्गोमेट्रिन कैन कॉज हाइपरटेंशन अगर IV दिया तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका हुआ इट कॉजेज टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। कि टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसमें देर इज़ नो रिलैक्सेशन, so it cannot be given in antenatal period, during labor and before delivery। कि ड्यूरिंग लेबर, बिफोर डिलीवरी, एंटीनेटल पीरियड उसमें हम मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं दे सकते, क्योंकि ये टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता, तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। अगर हमने ये लेबर के टाइम में, बिफोर डिलीवरी, एंटीनेटल पीरियड में दिया तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, इसलिए इट इज़ अवॉइडेड। लेकिन ये एक्टिव मैनेजमेंट में एज अ सब्सटीट्यूट दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इसका भी हाइपरटेंशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है टॉपर टी से आफ्टर फर्स्ट ट्विन डिलीवरी, ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज, प्री एक्लम्सिया, एक्लम्सिया, RH नेगेटिव मदर। तो ये था मिथाइल अर्गोमेट्रिन के बारे में। अब है सिम्टोमेट्रिन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मिथाइल अर्गोमेट्रिन, से इतना याद रखना। फिर मीजोप्रोस्टॉल इज द सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज़ अ PGE1 एनालॉग, PGE1 एनालॉग 600 माइक्रोग्राम ओरल, अगेन इसमें भी नेवर IV। इसकी साइड इफेक्ट फीवर एंड चिल्स। मीजोप्रोस्टॉल हम एस्थमेटिक्स में दे सकते हैं, तो ये भी याद रखना है, मीजोप्रोस्टॉल कैन बी गिवन इन एस्थमेटिक्स। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है सीजरियन सेक्शन, तो ये भी याद रखना कि जितना भी मार्क कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीजोप्रोस्टॉल सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है, इट इज़ अ PGE1 एनालॉग 600 माइक्रोग्राम ओरल, IV नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट इज फीवर एंड चिल, इट कैन बी गिवन इन एस्थमेटिक्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज सीजरियन सेक्शन। उसके बाद है कार्बोप्रोस्ट या डिनोप्रोस्ट, दे आर PGF2 अल्फा एनालॉग एंड दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक। एक कार्बोप्रोस्ट मतलब CO2 याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक्स। लेकिन इसमें भी नेवर IV एंड 250 माइक्रोग्राम IM। फिर लास्ट है इंजेक्शन ट्रेनेक्सेमिक एसिड। तो इतने सारे यूट्रोटोनिक एजेंट्स हो गए। पहला ऑक्सीटोसिन हमने देखा, वो एकदम डिटेल में देखा। फिर मिथाइल अर्गोमेट्रिन, उसमें ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सिम्टोमेट्रिन, मीजोप्रोस्टॉल, ये एस्थमेटिक में दे सकते हैं, वो याद रखना है। कार्बोप्रोस्ट एंड इंजेक्शन ट्रेनेक्सेमिक एसिड, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मतलब हम कॉर्ड जो है उसको थोड़े टाइम बाद क्लैंप करेंगे, आफ्टर 1 to 3 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। इसका एडवांटेज ये है कि कॉर्ड में अराउंड 80 ml ब्लड होता है, तो सपोज हमने अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी तो जो ब्लड कॉर्ड में था वो फीटस में नहीं जा पाएगा, तो फीटस नियोनेटल अनीमिया हो सकता है। तो इसलिए हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं कि जो 80 ml ब्लड है कॉर्ड में वो नियोनेट में जा सके एंड टू प्रिवेंट अनीमिया। लेकिन कोई कोई केस में हम अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग भी करते हैं, लाइक बर्थ एस्फेक्सिया, नियोनेटल रिससिटेशन अगर करना पड़े फीटस नियोनेट को, तो यानी कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो नियोनेट को, RH नेगेटिव मदर एंड HIV पॉजिटिव मदर। तो ये सारे इंडिकेशन ऑफ अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, बर्थ एस्फेक्सिया, नीड फॉर नियोनेटल रिससिटेशन, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, RH नेगेटिव मदर एंड HIV पॉजिटिव मदर। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट हुआ डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। टेक्निक का नाम था ब्रैंड एंड्रयूज टेक्निक, मॉडिफाइड ब्रैंड एंड्रयूज टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, एक हाथ से यूट्रस को पुल करते हैं, यूट्रस को पुश करते हैं, और दूसरे हाथ से हम जो कॉर्ड होती है उसको पुल करते हैं, इसे कहता है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, तो ये डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा के लिए बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। थर्ड कंपोनेंट। अब फोर्थ कंपोनेंट हुआ इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन फॉर 2 hours एवरी 15 मिनट्स। फिर हम यूट्राइन मसाज वो ऐड करना हो तो कर सकते हैं, बाकी रेकमेंडेड या इतना को कंपलसरी नहीं। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए यूट्रोटोनिक एजेंट। उसके बाद है कॉर्ड क्लैंपिंग, द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन है इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये मोस्ट कॉमन हुआ है पोस्टपार्टम हेमरेज, फिर यूट्राइन इन्वर्जन, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, सर्वाइकल टीयर, वल्वल हीमेटोमा एंड रिटेन्ड प्लासेंटा। दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पोस्टपार्टम हेमरेज मैंने अलग से करवा दिया है वीडियो में, तो बाकी सारी कंडीशंस देखेंगे अभी। तो पहला है रिटेन्ड प्लासेंटा, कि अगर 30 मिनट्स हो गए और प्लासेंटा बाहर नहीं आया तो फिर इट इज टर्म्ड एज रिटेन्ड प्लासेंटा। कॉज इसका प्लेसेंटा वो डिटैच नहीं हुआ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज है। इंटरनल ऑस वो क्लोज हो गया है, या मायोमेट्रियम से वो अटैच नहीं था, पता नहीं, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम एंड डिसीज है जान दो। मैनेजमेंट इसका एम्प्टी द ब्लैडर, यूट्रोटोनिक एजेंट देंगे लाइक ऑक्सीटोसिन, कि इसके लिए इंटरनल ऑस ओपन होना चाहिए, तो ही उसका यूज़ है ऑक्सीटोसिन का।
फिर मैनुअल रिमूवल करेंगे, लास्ट रिजॉर्ट इज मैनुअल रिमूवल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। फिर ऑक्सीटोसिन प्लस कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। तो ये था रिटेन्ड प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज ट्रॉमेटिक PPH। ट्रॉमेटिक PPH इज ब्लीडिंग फ्रॉम द जनरल ट्रैक्ट इंजरीज। रिस्क फैक्टर, ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ड्यू टू ऑफ ट्रॉमेटिक PPH। क्लिनिकल फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कंटिन्यूस स्टेडी ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड प्लस यूट्रस जो होगा वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड होगा एंड पेशेंट विल बी इन शॉक विदाउट एनी एक्सटर्नल हेमरेज। ये कंटिन्यूस स्टेडी ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड प्लस ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड होगा और पेशेंट इज इन शॉक विदाउट एनी एक्सटर्नल हेमरेज। मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट इज रिससिटेशन विद IV फ्लूइड्स प्लस कैथेटराइजेशन। पर एब्डोमेन में हमें वेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस मिलेगा। पर वेजिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तब वी कैन लोकलाइज द साइट ऑफ ब्लीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ट्रॉमेटिक PPH इज पेरिनियल टियर। अब इसका ग्रेडिंग देखते हैं पेरिनियल टियर का। तो ग्रेड 1, 2 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो है इट इन्वॉल्व्स वेजिनल एपिथेलियम एंड पेरिनियल स्किन एंड इट करस्पॉन्ड्स टू मीडियन एपिजियोटोमी, नो मसल इज इन्वॉल्व। ग्रेड 2 में पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट करस्पॉन्ड टू मीडियल लेटरल एपिजियोटोमी। ग्रेड 3 में एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है और ग्रेड 4 में एनल एपिथेलियम एंड रेक्टल म्यूकोसा वो भी इन्वॉल्व होता है। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 दे आर कंप्लीट पेरिनियल टियर। अब WHO ने कुछ रिकमेंड कर दिया टू प्रिवेंट पेरिनियल टियर, अप्लाई वार्म कंप्रेस पेरिनियल मसाज, गार्डिंग ऑफ द पेरिनियम, मॉडिफाइड रिटगियन रेजिम जो हमने पहले देख लिया। तो ये मेथड्स है टू प्रिवेंट पेरिनियल टियर। अब मैनेजमेंट ऑफ पेरिनियल टियर, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड पेरिनियल टियर उनकी सिमिलर मैनेजमेंट, दे आर रिपेयर्ड लाइक एन एपिजियोटोमी कि दे आर रिपेयर्ड लाइक एन एपिजियोटोमी। सीक्वेंस ऑफ रिपेयर होगा वजाइनल म्यूकोजा, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, म्यूकोजा देन मसल एंड देन स्किन। अब मैनेजमेंट ऑफ 3rd एंड 4th डिग्री टियर विच आर कंप्लीट पेरिनियल टियर वो OT में होगा। अब यहाँ पे एनल कैनाल मतलब एनस का भी पार्ट इन्वॉल्व है और वजाइना के भी पार्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम एनस से स्टार्ट करें। तो पहले एनल म्यूकोजा, सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले एनल म्यूकोजा, इंटरनल एनस स्फिंक्टर, फिर एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर। ये हो गया एनस एक बार। तो उसके बाद अगेन ऊपर वाला वजाइनल म्यूकोजा, मसल एंड स्किन। तो ये सीक्वेंस होगा ऑफ रिपेयर। एनल म्यूकोजा हम रिपेयर करेंगे बाय इंटरप्टेड सूचर, एनल स्फिंक्टर जो है बाय एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। सूचर इज पॉलीगैलेक्टिन रैपिडली एब्जॉर्बिंग सूचर और क्रोमिक कैंडल। लेक्सेटिव भी देंगे फॉर 3 to 4 days एंड एंटीबायोटिक्स भी देंगे। प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर एटलीस्ट 1 year। तो ये था सर्वाइकल पेरिनियल टियर के बारे में एंड ट्रॉमेटिक PPH। रिस्क फैक्टर देख लिए, क्लिनिकल फीचर देख लिए। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हम साइट ऑफ ब्लीडिंग लोकलाइज कर सकेंगे, साइट ऑफ ब्लीड। पर एब्डोमेन में यूट्रस जो होगा वो टोन्ड यूट्रस होगा या कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस होगा। तो ये भी याद रखना है इसमें। और ग्रेडिंग ऑफ द पेरिनियल टियर वो देखा और मैनेजमेंट देखा। अब सर्वाइकल टियर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वल्वल हेमाटोमा भी इंपॉर्टेंट है। रिटेंड प्लासेंटा तो हमने देख लिया। रिटेंड प्लासेंटा की मैनेजमेंट एक बार फिर से बता देता हूँ। हम पहले ऑक्सीटोसिन देंगे तो वो क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा विच हेल्प्स इन एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अगर यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड इंटरनल लॉस इज क्लोज्ड, अगर इंटरनल लॉस क्लोज हुआ देन देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो फिर हम करेंगे मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा डजंट इन्वेड मायोमेट्रियम देन हम ऑक्सीटोसिन प्लस कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के स्टेप्स दिए हो, ये सिर्फ पढ़ सकते हो आप सिंपली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हुआ यूट्राइन इन्वर्जन। इसका मतलब प्रोलैप्स ऑफ द यूट्राइन फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी के प्रोलैप्स ऑफ द यूट्राइन फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी। मोस्ट कॉमन कॉज इसका वो है मिसमैनेज्ड 3rd स्टेज ऑफ लेबर। मिसमैनेज्ड 3rd स्टेज ऑफ लेबर, जब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब प्लेसेंटा डिटैच हुए बगैर ही कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए प्लेसेंटा फंडस ऑफ द यूट्रस को साथ लेके नीचे आ जाता है और यूट्राइन इन्वर्जन होता है। तो आइडियली क्या करना चाहिए, हमें पहले प्लेसेंटा को सेपरेट होने देना चाहिए और उसके बाद कॉर्ड ट्रैक्शन करनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो ईटियोलॉजी है मिसमैनेज्ड 3rd स्टेज ऑफ लेबर। ग्रेडिंग है ग्रेड 1, फंडस जो है वो डिसेंड करता है इनटू द कैविटी बट हैज़ नॉट रीच्ड द लेवल ऑफ ओस। सिर्फ एक डिम्पलिंग ऑफ द फंडस होता है कि जो यूट्राइन इन्वर्जन है इट इज़ इनटू द कैविटी। सेकंड ग्रेड या सेकंड डिग्री इट हैज़ रीच्ड द लेवल ऑफ इंटरनल ओस। ग्रेड 3 में इट प्रोट्रूड्स आउट थ्रू द ओस एंड ग्रेड 4 में एंटायर फंडस इज आउटसाइड द इंट्रोशियस। तो ये 4 ग्रेड हो गए। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यूट्राइन इन्वर्जन वर्सेस यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन इन्वर्जन में सिर्फ फंडस बाहर आता है क्योंकि ओनली फंडस कम्स आउट फर्स्ट। इंटरनल लॉस हमें कभी नहीं दिखेगा क्योंकि इंटरनल लॉस जो है वो अंदर ही रहेगा, सिर्फ फंडस ही बाहर आएगा। जबकि यूट्राइन प्रोलैप्स में पूरा का पूरा यूट्रस सर्विक्स सारा का सारा बाहर आ जाता है, इसलिए इंटरनल लॉस भी दिखेगा हमें यूट्राइन प्रोलैप्स में। अब इन्वर्जन कैन बी एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट विद इन 24 आवर डिलीवरी, सब एक्यूट
24 hour to 4 weeks and chronic after 4 weeks. Clinical features: mild to moderate bleeding and patient goes into the shock. तो जब भी कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे होते हैं कि जब भी कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है पेशेंट। तो न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है हमें इन पेशेंट्स ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन, तो ये भी याद रखना, न्यूरोजेनिक शॉक। एंड वी हैव टू सस्पेक्ट यूट्राइन इन्वर्जन व्हेन द पेशेंट गोज इनटू शॉक इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी, कि इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी अगर पेशेंट शॉक में चला जाए देन वी हैव टू सस्पेक्ट यूट्राइन इन्वर्जन। इसमें हम पीवी एग्जामिनेशन भी करेंगे, उसमें हमें यूट्राइन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। आगे हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, उसमें भी सेम ही होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है आफ्टर द या विद इन द डिलीवरी या विद इन 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी। लेकिन इसमें पीवी एग्जामिनेशन करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में तो हमें कुछ भी फाइंडिंग नहीं दिखेगी। तो यूट्राइन इन्वर्जन जब दिखेगा प्लस पेशेंट शॉक में होगा तो वो होगा यूट्राइन इन्वर्जन। पेशेंट शॉक में होगा लेकिन पर वेजनल एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा तो वो होगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो ये याद रखना है। अब इनिशियली तो पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में होगा लेकिन धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और यूट्रस की टोन वो भी लॉस होगी, तो अल्टीमेटली एंड में पेशेंट विल गो इनटू हेमरेजिक शॉक एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यूट्राइन इन्वर्जन। कि हेमरेजिक शॉक इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यूट्राइन इन्वर्जन। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हमें यूट्राइन फंडस पाल्पेबल नहीं होगा और अगर होगा तो फिर सिंपल डिम्पल लाइक स्मॉल डिप्रेशन हमें फील होगा ओवर द फंडस। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें यूट्रस का फंडस वी कैन सी प्रोट्रूडिंग थ्रू द वजाइना। मैनेजमेंट इज रिससिटेशन प्लस कॉल फॉर हेल्प एंड स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, तो ये भी याद रखना, स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। उसके बाद हम मैन्युअल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस करेंगे विच इज़ जॉनसन्स मेथड। अब इसका सीक्वेंस क्या होता है, अब ये फंडस सबसे पहले फंडस बार आया, उसके बाद लेटरल वॉल ऑफ द फंडस वो बार आई, तो जब हम वापस उसे मैन्युअल रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हम लेटरल वॉल को अपनी जगह पे प्लेस करेंगे और उसके बाद फंडस को प्लेस करेंगे, मतलब जो सबसे लास्ट में इन्वर्जन हुआ है, जिसका सबसे लास्ट में इन्वर्जन हुआ वो सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है कि पार्ट विच कम्स आउट फर्स्ट इट इज़ टू बी रिप्लेस्ड लास्ट। अगर ये फेल हो गया देन यूट्राइन रिलैक्सेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद रिप्लेसमेंट अगेन अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में सर्जिकल मेथड्स, एब्डोमिनल मेथड लेप्रोटोमी करेंगे और फिर हंटिंगटन मेथड से ये यूट्राइन या फंडस जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे, अपनी जगह पे वापस रख देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन रिंग प्रेजेंट है तो उसे हम कट कर देंगे बाय हॉल्टियंस इंसिजन। एक बार यूट्राइन रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसके बाद हम टोकोलिटिक स्टॉप कर देंगे, प्लेसेंटा को रिमूव कर देंगे एंड ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देंगे टू प्रिवेंट री इन्वर्जन। तो ये था पूरा यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में। एक तो इटियोलॉजी हो गई मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, दूसरी या तो एटोनिक यूट्रस में भी हो सकता है, तो एटोनिक यूट्रस, इसलिए एक बार जब हम रिप्लेस कर दे फंडस ऑफ द यूट्रस को तो उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि जो टोन है यूट्रस की वो वापस आए और फिर से यूट्राइन इन्वर्जन ना हो। ये यूट्राइन इन्वर्जन। उसके बाद लास्ट कॉम्प्लिकेशन हुआ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये भी होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीच अकर्स इन द मैटरनल फीटल इंटरफेस, मतलब मदर और फीटर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है या ब्रीच हो जाता है, तो इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर देता है और फिर जो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो गया तो फिर मदर में SIRS एक्टिवेट होता है, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट हो जाता है। ये फिर पल्मोनरी वास्कुलर प्रेशर उसको इंक्रीज़ करता है, पल्मोनरी वास्कुलर प्रेशर उसको इंक्रीज़ करता है, हार्ट फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और लास्ट में कोएगुलेशन पाथवे जो वो डिफेक्टिव हो जाता है, लास्ट में DICU, पेशेंट लैंड्स इन DIC। तो इसमें इनिशियली होता क्या है, एक तो शॉक में होता है पेशेंट प्लस कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है पेशेंट को और लास्ट में DIC, मतलब पेशेंट एंटर्स इनटू DIC, कोएगुलोपैथी हो जाती है पेशेंट को। तो ये सीक्वेंस होगा ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। इसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन वो नॉर्मल होगा, ये याद रखना है। इसमें भी शॉक होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, लेकिन इसमें तो ब्लीडिंग नहीं होती कोई भी, प्लस पर वजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मल रहता है। ट्रॉमेटिक में तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन उसमें हमें ब्लीडिंग की साइट दिखेगी, यूट्राइन इन्वर्जन में उसमें भी हमें यूट्राइन इन्वर्जन दिखेगा, लेकिन इसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन वो नॉर्मल रहता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है इसका। इनिशियली पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, टेकिपनिया, साइनोसिस, अल्टर्ड सेंसोरियम, और अगर ये दे आर सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। अगर ये फेस में से पेशेंट अगर बच गया देन
लेटर पेशेंट डेवलप DIC। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म उसमें आता है एक तो क्लिनिकल ऑनसेट ड्यूरिंग लेबर और विदिन 30 मिनट्स ऑफ प्लेसेंटल डिलीवरी, कि क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ शॉक ड्यूरिंग लेबर या फिर विदिन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। फिर एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और बोथ हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ओवर्ट DIC एंड नो फीवर। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। पेशेंट गोज इनटू अनएक्सप्लेन्ड शॉक आफ्टर डिलीवरी, इट कैन बी ड्यू टू AFE। AFE जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें कोई भी लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें मदर जो है उसकी डेथ हो सकती है विदिन 30 to 40 मिनट्स। तो ये था पूरा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये क्वेश्चन देखे, इसमें कार्डियक कोलैप्स हुआ है ड्यूरिंग द डिलीवरी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ DIC। कि DIC है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, ब्लीडिंग भी है, शॉक नहीं होगा पेशेंट, तो इसलिए आंसर इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये टेबल है टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन इन्वर्जन एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ये भी विदिन 24 आवर्स और ये विदिन 30 आवर्स ऑफ डिलीवरी। प्रेजेंटिंग फीचर इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसमें शॉक, इसमें कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर एंड लास्ट में DIC। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, इसमें टोन ऑफ द यूट्रस वो एब्सेंट होगी, इसमें कप लाइक डिप्रेशन होगा बिलो द अम्बिलिकस और इसमें वो नॉर्मल होगा पर एब्डोमेन एग्जाम। पर वजाइनल इसमें ब्लीडिंग होगी, इसमें राउंडेड मास होगा एंड इसमें नॉर्मल होगा। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है बिटवीन PPH, यूट्राइन इन्वर्जन एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ये थे सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ